हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। कौन सा टॉपिक है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है और हमारे लिए, सारे जीव जंतुओं के लिए क्या है, वो सुरक्षा कवच का काम करता है। तो वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल कणों से मिला हुआ एक आवरण है, जिसे हम पृथ्वी का आवरण कहते हैं, कवच कहते हैं। ठीक है। वो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? जब पृथ्वी बनी थी, धरती के नीचे से ज्वालामुखी फट रहे थे। ज्वालामुखी फटने के साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें से गैसें निकल रही थी, उसमें से जलवाष्प निकल रहा था, उसमें से उसके साथ साथ धूल करके कण भी निकल रहे थे। ये सब चीज़ें आपस में मिलकर क्या हुई, एक आवरण जैसा बना ले। और वो आवरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा, इंसानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमें अल्ट्रावेव किरणों से बचाता है। ठीक है। ये हमें ओजोन परत से बचाता है। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये धरती का सुरक्षा कवच है। ठीक है। ये हमें उल्कापिंडों से बचाता है। जो उल्कापिंड हमने पढ़े थे, शुक्र ग्रह में डायरेक्ट आते हैं और वो शुक्र ग्रह में गिर जाते हैं। जैसे हमने चंद्रमा पढ़ा कि उनका कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर उल्कापिंड डायरेक्टली आते हैं, गिरते हैं, वहाँ पर गड्ढे गड्ढे करते हैं और वहाँ पर क्या, मतलब किसी तरीके का जीवन संभव नहीं है। उसी तरीके से हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ों से बचा रखा है। उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ों से जिसकी वजह से यहाँ जीवन यापन संभव है पृथ्वी पे। वो वजह है सिर्फ एटमॉस्फेयर की। समझ में आया? मान लो कभी सोचो, एक बार ख्याल करके देखो कि अचानक से हमें लगे कि हमारे एटमॉस्फेयर एकदम हट गया है, तो सोचो क्या हो सकता है, क्या होगा। जो किरणें, जो अल्ट्रावेव किरणें डायरेक्ट नहीं आ रही थी, जो हमें आयन मंडल में, हमारे वायुमंडल में ही उनको समाप्त कर दिया जा रहा था, वो डायरेक्टली हमारे पास आएंगी, डायरेक्टली हमें आके हार्म करेंगी। हमारी स्किन कैंसर, हमारी बॉडी, मतलब हमारे लिए जीवन संभव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रात का टेम्परेचर उसका इतना ठंडा होगा, पृथ्वी का इतना ठंडा होगा कि इंसानों के लिए वो भी संभव नहीं है कि ज़्यादा ठंडी में इंसान जी पाए। कब मर सकता है? मर जाएगा, व्यक्ति मर जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। और दिन में सूरज की गर्मी से इतना ज़्यादा गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि तब भी लोगों का जीवन वहाँ संभव नहीं है। ठीक है। तो आप सोचो हमारे लिए कितना कितना मतलब हेल्पफुल है वायुमंडल, कि हमें अल्ट्रावेव किरणों से बचाता है, ओजोन से बचाता है, हमें बहुत सी हानिकारक चीज़ों से बचाता है, उल्कापिंडों से बचाता है, हमें हमारी धरती को एकदम सुरक्षा दिए हुए है। तो यही है हमारा वायुमंडल। ठीक है। अब किस किस चीज़ से बना है उसको पढ़ लेते हैं। वायुमंडल बना है गैस, जलवाष्प, जलवाष्प वो जिससे बादल बनते हैं, ठीक है, और एरोसोल। एरोसोल बोले तो धूल कण। इससे मिलके, इन सब चीज़ों से मिलके क्या बना है, वायुमंडल बना है, जो ये पृथ्वी का क्या है, सुरक्षा कवच। पृथ्वी का सुरक्षा कवच। इस वायुमंडल की वजह से ही, वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में कोई भी चीज़ क्या होती है, अपवर्तन और परावर्तन आपने पढ़ा होगा कि मान लो कोई रोशनी, जैसे मान लो शीशे में है, शीशा हम देख रहे हैं सामने से, शीशे में हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट देखने के बाद फोकस वापस आता है, तो वो क्या होती है, परावर्तन की स्थिति होती है ना, कि हमने देखा और हमें हमारा अक्ष दिख गया, परावर्तन की स्थिति हो गई। ठीक है। लौट की चीज़ वापस आ गई। लेकिन अपवर्तन का मतलब होता है कि शीशे के आर पार दिखाई दे जाना, शीशे के आर पार दिखाई दे जाना, वो परावर्तन की, वो अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। तो वायुमंडल में अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। जैसे वायुमंडल में जलवाष्प भी है, धूल के कण भी हैं, फिर भी हम देखो आर पार देख ले रहे हैं ना, कि अपने खड़े हुए सामने बंदे को देख ले रहे हैं, बीच में वायुमंडल है ना हमारे, लेकिन फिर भी हम आर पार देख ले रहे हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब अपवर्तन के कारण क्या होता है कि हमें जो दिन की स्थिति है, दिन की जो हमारी मतलब अवधि है, वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है, 4 मिनट ज़्यादा दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कि अपवर्तन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऊंची दिखाई देती है। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऊंची दिखाई देती है। जैसे पानी के ऊपर हम सिक्का रख दें, तब देखते हैं, पानी के ऊपर कोई भी चीज़ रख दो, सिक्का रख दो, कोई भारी चीज़ रख दो, देखो कि वो थोड़ी सी ऊंची दिखाई देगी। ठीक है। अपना हाथ डाल के देखो ऐसे पानी में, तो ऊंचा सा दिखाई देगा।
है ना। तो जो अपवर्त, ये क्या होती है, अपवर्तन की स्थिति होती है वायुमंडल में। अपवर्तन की स्थिति के कारण क्या क्या होता है, जैसे आसमान में तारों का टिमटिमाना, वो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही होता है। क्योंकि जैसे एक तारा यहाँ है, एक तारा यहाँ है, बीच में वायुमंडल है, तो जो एरोसेल है, जो क्या कहते हैं जलवाष्प है, वो हिल रहा है बीच में और अपने आपस में टकरा रहा है। उस टकराने की वजह से तारे भी टिमटिमा रहे हैं, पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो टिमटिमाते हुए, हम देख पा रहे हैं उनको। क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडल में अपवर्तन होता है। दिन की अवधि ज़्यादा होती है, 4 मिनट लगभग। कैसे? जैसे वायुमंडल में कोई भी चीज़ अपवर्तन के कारण ऊंची दिखाई देती है। ठीक है, तो मान लो इधर सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकलने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है और वो ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। उसकी रोशनी, उसकी ज्वाला हमें बहुत पहले ही दिखाई, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है। तो क्या है? अपवर्तन के कारण है, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जब वो डूबता है तो 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है, उसकी रोशनी हमें दिखाई देती रहती है शाम को, और बहुत आसानी से हम उसको देख लेते हैं। उसमें इतनी ज़्यादा तपिश नहीं होती है, ना सुबह के टाइम उगते हुए ना शाम को डूबते हुए, इतनी तपिश नहीं होती है सूरज में, हम उसको आराम से देख सकते हैं, है ना। तो वो जो 2 मिनट का उठना और 2 मिनट का बैठना जो होता है, यही 4 मिनट हमारे क्या होता है, दिन की अवधि को बढ़ा देते हैं। वो कारण होता है अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में अपवर्तन के कारण क्या होता है। और तारों का टिमटिमाना भी इसी के कारण होता है, कि बीच में क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, एरोसोल गैस प्लस जलवाष्प का एक मिश्रण है जो झिलमिला रहा है, और झिलमिलाने के कारण हमें, हमारी आंखों के सामने तो वायुमंडल है ना, वायुमंडल को चीर के हम तारों को देख रहे हैं। ठीक है, तो वो चीर के तारों को देखना ही उसको, उसकी वजह से वो वायुमंडल हिल रहा है हवा के कारण, सब चीज़ के कारण, उसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में? अब नहीं कहोगे कि डायरेक्ट हम देख रहे हैं तारे, हमें ऐसे आसमान में टिमटिमाते दिख रहे हैं। वजह पता चल गई कि इस वजह से दिखाई देते हैं, वायुमंडल की वजह से। ठीक है, तो इससे क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है वायुमंडल में? अपवर्तन, अपवर्तन होता है जिससे हमें तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, अपवर्तन के कारण ही होता है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या है कि वायुमंडल में, वायुमंडल क्या है, जो हवा है, हवा की परतों को ही वायुमंडल कहते हैं, हवा की परतों को ही वायुमंडल कहते हैं। तो जैसे जल में होगा तो जलमंडल, जमीन पे हो गए तो थलमंडल, है ना, वायु में होगा तो वायुमंडल। ये सारी चीज़ें हम जलमंडल भी पढ़ेंगे, थलमंडल भी पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ ही रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हम वायु की परतें कैसी, कौन कौन सी होती हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? 5। कौन कौन सी? नंबर 1 क्षोभ मंडल, जो हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है स्पेलिंग। हाँ, दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तीसरा है हमारा मध्यमंडल, इसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर। ओके, चौथा है हमारा, समझ में आ रहा है ना, मीजोस्फीयर। चौथा है हमारा आयन मंडल, इसे हम कहते हैं आयनोस्फीयर। और हमारा पांचवा है बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये क्या हो गई? 5 परतें हो गई, वायु की 5 परतें, जो वायुमंडल है उसकी 5 परतें हो गई। पहली है सबसे निचली क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे बीच में क्या है? मध्य, 2 ऊपर 2 नीचे। तो जैसे सबसे निचली पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल, बीच में मध्य मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये तो 5 परतें हो गई। अब इसको समझ लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, धरती पे खड़े होकर समझते हैं कि ये
किस तरीके से हमें समझने में आसानी होगी, किस तरीके से ये ऊपर बढ़ती है, किस तरीके से कौन सी नीचे कौन सी ऊपर, कितनी कितनी किलोमीटर पे होती है। ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो यू कैन मैसेज मी, मैं उसका ज़रूर ज़रूर मतलब पता नहीं कि चेंज करके पढ़ाने की कोशिश करूँगी, दोबारा से पढ़ाऊँगी अगर समझ में नहीं आया कि हाँ ये कुछ चीज़ें छूटी हैं तो मैं उसको दोबारा से क्लास लेके पढ़ाऊँगी आपको। पर मैं पूरा समझाने की और पूरी तरीके से दिमाग में घुसाने की कोशिश करूँगी आपके, कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ और अच्छे से इसको मगअप कर पाएँ, क्योंकि जब बोलने पे जब समझ में आ जाता है ना, कुछ मैप वगैरह दिखा दो तो समझ में आ जाता है। अब आप नोट्स में पढ़ते हैं जाके तो वो उतना समझ में नहीं आता। हम भी टीचरों से सुन के टीचरों से पढ़े हैं, तो हमने टीचरों को सुना है, सुनने से ज़्यादा याद रहा। जैसे कभी अब जब हम पढ़ाते हैं थोड़ा पढ़ना पड़ता है हर इंसान को, तो जब हम पढ़ते तो लगता है कि टीचर हमारे कितने अच्छे थे जो दिमाग में ये चीज़ें डाल दी हमारे। ठीक है, कुछ चीज़ें तो याद ऐसे ही रह जाती हैं, कुछ छोटा मोटा पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी पे कौन है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, कैसे हम लोग सब पृथ्वी पे, हम क्या है ऊपर को देख रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो परत होगी उसको हम कहेंगे, ये पहली परत, दूसरी परत, तीसरी, चौथी एंड पांचवी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये कौन सी परत हो गई। सबसे पहली परत को हमने क्या कहा, क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी के बाद जो परत आई उसका नाम क्षोभ मंडल, इसका समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अभी जब मैं आपको समझा रही थी तो मैंने पहले क्षोभ मंडल ऊपर लिखा नीचे, तो ऐसे समझ में नहीं आया। लेकिन हम पृथ्वी पे खड़े हैं, पृथ्वी पे खड़े होकर पहली परत को हम देख रहे हैं, वो पहली परत क्या है हमारी, क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर की परत को देख रहे हैं, समताप मंडल। फिर उसके ऊपर की परत को मध्य मंडल। फिर उसके ऊपर की परत को आयन मंडल। फिर और ऊपर की परत को बहिर्मंडल, क्योंकि अंतरिक्ष में चले जाते हैं। ये समताप मंडल के बाद ही मध्य मंडल के ऊपर ही अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है, 1000 से 1300 किलोमीटर लगभग चलते हैं तो अंतरिक्ष आ जाता है। तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे से देखेंगे, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल और फिर मध्य मंडल बीच में। तो ये बीच की परत हो गई, इसके ऊपर आयन मंडल और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, बाहर निकल गए। ठीक है, तरीके से क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। समताप मंडल, इसमें पूछा जाता है ओजोन किस परत पे पाई जाती है, समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक्सोस्फीयर इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं कि कुछ लोग को समझ में आए आसानी से। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर, मध्य मंडल मीजोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर और इसको ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये आपको याद हो गई। अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से क्षोभ मंडल तक जाने के लिए, मतलब क्षोभ मंडल कितनी दूरी है पृथ्वी से, क्षोभ मंडल की कितनी ऊंचाई है, ये सोच, ये देखो कि कितनी ऊंचाई है, दूरी या ऊंचाई वही बात है। कितनी ऊंचाई पे है, 14 से 18 किलोमीटर ऊंचाई पे क्या है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की परत है। ठीक है, अब ये समताप मंडल कितना, 50 किलोमीटर। अब ये 14 से 18 किलोमीटर ना पृथ्वी की जमीन से ऊंचाई नहीं है, ये समुद्र तल से ऊंचाई है। किससे, समुद्र तल, समुद्र तल से, ये समुद्र है। ठीक है, इसका तल हमेशा समान रहता है, समान है समुद्र तल का तल, तो वहीं से ऊंचाई नापी जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई क्षोभ मंडल की कितनी है, 14 से 18 किलोमीटर। ठीक है, अब समुद्र तल से ही ऊंचाई इसकी यहाँ से नहीं 50 किलोमीटर है, 14 से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो मान लो क्षोभ मंडल से इसकी ऊंचाई, तो इसमें से 50 में से 14 माइनस करते हैं, वही 36 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसे ही ऊपर बढ़े तो मतलब समुद्र तल से मध्य मंडल की ऊंचाई जो है वो 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है,
आप मध्य मंडल के बाद आप आयरमंडल में जाते हैं तो ये भी आयरमंडल की ऊंचाई कहाँ से, समुद्र तल से कितनी है, 640 किलोमीटर। ठीक है। अब बहिर्मंडल की ऊंचाई, वो तो बहिर्मंडल फिर पूरा बहिर्मंडल है, उसकी ऊंचाई कोई माप ही नहीं सकते। यहाँ मान लो 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई शुरू हो जाता है बहिर्मंडल, तो पूरा बाहर का ही एरिया है, उसकी ऊंचाई क्या ही मापेगा कोई। समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। क्षोभ मंडल, समताप क्षोभ मंडल में 14 से 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे जाहिर सी बात है कि किलोमीटर बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। तो नीचे सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, तो जाहिर सबसे निचली परत तो सबसे कम ऊंचाई होगी। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके नाम याद कर लो, इनका क्रम याद कर लो, बाकी ऊंचाई और मोटाई से नहीं मतलब, इतना पता होना चाहिए सबसे निचली है तो 14 से 18 किलोमीटर, सबसे ऊपर है तो फिर ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनका क्रम याद कर लेना, 1 2 3 4 एंड 5, इनका क्रम याद कर लेना। पहले क्षोभ, संताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। ठीक है। अब जैसे पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरता है। तो कितने ऊपर जाने पे, मान लो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने पे कम से कम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर गिर जाता है 1 किलोमीटर जाने पे। ठीक है। तो अब मान लो कि हमारा हिमालय जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 किलोमीटर, लमसम मान लो 9,000 किलोमीटर, 9,000 किलोमीटर इंटू, जब 9,000 किलोमीटर जाएंगे, एवरेज मान के चलो 5 किलोमीटर, 5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर जाने पे 5 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो 9,000 किलोमीटर जाने पे कितना गिरेगा, सोचा है? बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। जब माइनस में टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ बिल्कुल जम जाती है हिमालय पे, एकदम बर्फीला एरिया, ठंडा एरिया हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है। अब क्या है, ये जो आयन मंडल, मध्य मंडल है, जो मध्य मंडल है वो ठंडा है, सबसे ठंडा, सबसे ठंडा। तो जो मध्य मंडल होता है ना, है, इसका टेम्परेचर कम से कम 80 से 100, -80 से 100 किलोमीटर, वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा कोई मंडल है, परत है, तो वो है मध्य मंडल। ठीक है। समताप मंडल में भी -50 और 60 के बीच में ही टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। समझ में आ गई? तो अब जो सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो सारी मौसमी घटनाएं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, वो सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे बरसात का होना, बादल का फटना, बिजली का गरजना, पक्षियों का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना। हवाई जहाज़ तो समताप मंडल में, क्षोभ मंडल से निकल के डायरेक्ट समताप मंडल में उड़ते हैं, और हेलीकॉप्टर क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। सांस हम लेते हैं, वो किसकी वजह से, क्षोभ मंडल की वजह से। ठीक है, शुद्ध सांस ले पाते हैं। तो सारी जो भारी गैसें होती हैं, जो गैसों का जो आवरण है, लेकिन जो भारी गैसें होती हैं, वो सारी भारी गैसें जाहिर सी बात है कि नीचे होंगी, भारी गैसें नीचे स्तर पे होंगी, फिर हल्की गैसें ऊपर होंगी। तो सबसे ज़्यादा निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। तो सारी भारी गैसें कहाँ पर पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। तो सारी मौसमी घटनाएं भी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आई बात समझ में? सारी हवा चल रही है ना, हवा से सब सूख रही है, सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, सारी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है। अब क्षोभ मंडल में ही क्या, एक यहाँ पर ये क्षोभ मंडल के निचले भाग, ऊपरी भाग के, मतलब समताप मंडल के निचले भाग में क्या होता है, एक स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम।
उसका नाम जेट स्ट्रीम कैसे पड़ा? जब जापान पे अमेरिकी मतलब जापान और अमेरिका के बीच झगड़ा हो रहा था, तो जापान पे कोई किसी तरीके का हमला करने के लिए एक जेट जा रहा था, उसका नाम ही जेट था, हवाई जहाज़ जा रहा था। वो हवाई जहाज़ को जो वहाँ की विंड थी, जो स्ट्रीम चल रही थी वहाँ पर, वो क्या करी थी कि मतलब पीछे की तरफ ढकेल रही थी। आगे जाने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। जहाँ पर वो उसे 1 घंटे में पहुँचना था, उसे 4 घंटे लग रहे हैं वहाँ जाने में। तो वहाँ की जो जो मतलब एरोप्लेन को चलाता है कैप्टन, उसे लगा कि आखिर ये क्या बला है, क्या चीज़ है? तो उसने देखा कि एक हवा है जो मुझे पीछे की तरफ धकेल रही है। तो उसने अब उस जेट के नाम पे ही उसका नाम रख दिया जेट स्ट्रीम। इस एरिया में जेट स्ट्रीम चलती है, तो उसका नाम रख दिया जेट स्ट्रीम। उसका मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ इस एरिया में जेट स्ट्रीम चल रही है, ठीक है? तो कभी-कभी जेट स्ट्रीम क्या करती है कि आपको जब आपको पीछे की तरफ धकेलती है, तो उसको क्या कहते हैं उसको क्या, एक सेकंड रुको। हम्म तो जैसे मान लो कि जो हवाई जहाज है वो ऐसे हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है? ये वाला हवाई जहाज मुझे नहीं पता बनाना आता है। अरे मान लो यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है? तो ये इसका हेड है और इसकी ये टेल है। तो अगर इधर से हवाएं चल रही हैं और इधर की तरफ इसको पीछे की तरफ धकेल रही है, इसको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है आगे जाने के लिए, तो इसे कहते हैं हम हेड, इसे हम कहते हैं हेडविंड, ठीक है? जो इसे पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है? जहाँ उसको 1 घंटे में जाना था, वहाँ उसको 4 घंटे लग रहे हैं। तो जो उसकी हेड की तरफ उसको पीछे को ढकेलती है, तो उसे कहते हैं हेडविंड। और जब कहीं कुछ जेट स्ट्रीम ऐसी होती है, जो उसकी टेल की तरफ से आगे को ढकेलती है ना? तो जब जेट स्ट्रीम ऐसी जगह पे मिल जाती है कभी-कभी एरोप्लेन को कि पीछे से टेल की तरफ से धकेल रही है, तो उसे कहते हैं टेल विंड। और वो ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर उसको देर में पहुँचना था, वो वहाँ पर जल्दी पहुँच जाता है, क्योंकि हवा क्या होती है, आपको तेज़ी स्पीड पकड़ा देती है ना? बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ा देती है हवा। ऐसे अगर मान लो कि आप कभी-कभी देखो आँधी आती है, आपने देखा होगा जैसे आँधी आ रही है, आँधी में आप आगे की तरफ चल रहे हो और आँधी आपको ऐसे पीछे की तरफ खींच रही है, लेकिन आप आगे की तरफ चल रहे हो तो आपको धक्का टाइप से लगता है कि पीछे को धक्का दे रहा है मेरे को आँधी। हवा जो है वो पीछे को धक्का दे रही है। वैसे ही मतलब ऊपर जब हवाई जहाज़ उड़ते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि उन्हें लगता है कि हमें पीछे को कोई मतलब धक्का दे रहा है, वो हवाएँ होती हैं, ठीक है? जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। और कौन सी जेट स्ट्रीम? अगर वो हेड की तरफ से आ रहा है तो हेड विंड, और टेल की तरफ से आ रही है तो टेल विंड जेट स्ट्रीम। उसका नाम वो उस हवाई जहाज़ का नाम जेट था, उसके नाम पे ही जेट स्ट्रीम उसका नाम रखा गया है। समझ में आ गया? तो हम एग्जाम्पल भी देख लिए कि हवा चलती है तो हमें धकेलती है और हम आगे की तरफ जाते हैं, हमारे कपड़े वपड़े सब उड़ने लगते हैं। हम बचपन में बहुत किए ऐसा कि जैसे जैसे हवा चल रही है हम आगे की तरफ जा, पीछे हमारे बाल, ऐसा लगता है हमारे गाल भी खिंच रहे हैं और पीछे हमारे बाल भी उड़ रहे हैं, कपड़े भी उड़ रहे हैं, हमारे हवा ऐसे पीछे को खींच रही है। और कभी कभी हमने देखा हवा आगे की तरफ चल रही है तो हम उसके साथ साथ आगे भागते जाते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने बचपन में प्रैक्टिकल की है, ठीक है? यही होता है जेट स्ट्रीम का मतलब भी, कि वो अगर हेड की तरफ से आ रही है हेड विंड, और अगर टेल की तरफ से आ रही है तो टेल विंड का नाम दिया गया है इसको, ठीक है? मैं सोच रही हूँ कि आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पढ़ाना अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी भागना अच्छा नहीं लगता। आज मैंने आपको जैसे पढ़ा दिया, सारी परतों के बारे में बता दिया, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल में कि क्या चीज़ कहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में। 2 क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, पानी खूब पीते रहिए, क्योंकि बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है, चिपचिपा सा, गंदा सा। इसमें तबीयत भी इतनी ख़राब हो रही है, कभी वायरल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अपने अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।